दोस्तों, यह सुनने में किसी क्लासिक साहसिक उपन्यास की एक काल्पनिक कहानी की तरह लगता है, लेकिन 1970 के दशक में विश्व भ्रमण पर निकले स्टैफोर्डशायर के रॉबर्टसन परिवार के लिए यह एक वास्तविकता थी। तो चलिए जानते हैं कि कहानी क्या थी। लंदन में रहने वाले 58 वर्षीय डगल और उनका परिवार बहुत ही अलग थलग स्थिति में रहते थे। 1970 में सेवानिवृत्त हुए मर्चेंट नेवी अधिकारी डगल रॉबर्टसन अपनी पत्नी लिन, 18 वर्षीय बेटे डगलस, 17 वर्षीय बेटी एनी और 9 वर्षीय जुड़वा बेटों नील और सैंडी के साथ लीक के पास मीरब्रुक में एक डेयरी फार्म चला रहे थे। डगल ने सोचा कि वह अपने बच्चों को जीवन के विश्वविद्यालय में शिक्षा देने के लिए उन्हें एक नाव में बैठाकर पूरी दुनिया भर की यात्रा कराएंगे। इस यात्रा के लिए उन्होंने अपना खेत बेचकर एवं जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर ल्यूसेट नाम का एक 43 फीट यानी 13 मीटर लंबा लकड़ी का जहाज खरीदा। 27 जनवरी 1971 को परिवार कार्नवाल के फालमॉल्ट से ल्यूसेट जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। इस यात्रा के लिए रॉबर्टसन की योजना बिल्कुल शून्य थी। उन्होंने विश्व भ्रमण पर निकलने से पहले खाड़ी के चारों ओर अभ्यास भी नहीं किया था। जब वे फालमॉल्ट से रवाना हुए तो डगल बोट चला रहे थे। वे फर्श पर पैर पटक रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे। वह वास्तव में अपना सपना जी रहे थे। एक जोरदार लहर नाव से आकर टकराई और ठंडी गीली फुहारें उनके चेहरों पर पड़ने लगी। तभी उन्हें अचानक यह आभास हो गया कि यह पार्क में टहलने जैसा तो नहीं होगा। अगले 1.5 साल तक परिवार अटलांटिक महासागर पार करता रहा और विभिन्न कैरेबियाई बंदरगाहों पर रुका। लेकिन 17 महीने की अपनी यात्रा के दौरान बेटियों में से एक 18 वर्षीय एन कैरेबियन में अभियान से अलग हो गई। पनामा में उन्होंने रॉबिन विलियमसन नामक एक युवा सहयात्री को अपने साथ ले लिया। जब वे प्रशांत महासागर में थे तो गैलापागोस द्वीप समूह के निकट उन्होंने अपने पीछे छप छप की आवाज़ सुनी और देखा कि नाव का पीछा 3 किलर व्हेल कर रही थी। किलर व्हेल के एक समूह ने नाव को टक्कर मार दी। पूरी की पूरी नाव हिल गई। नाव की कील टूट गई होगी। लकड़ी के टूटने जैसी आवाज़ आई। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ के तने के 2 टुकड़े होने जैसी आवाज़ आई होगी। हालांकि जंगली किलर व्हेल को मनुष्यों के लिए खतरा नहीं माना जाता, लेकिन परिवार को लगा कि उन्हें जिंदा खा लिया जाएगा। नाव टूटने के बाद परिवार के सदस्य तथा उनके साथ आए छात्र रॉबिन विलियमसन एक जीवन रक्षक नाव और एक छोटी नाव पर सवार हो गए। यह 10 लोगों का बेड़ा था, लेकिन इसमें केवल 5 या 6 लोग ही आराम से बैठ सकते थे। इसे फुलाए रखने के लिए उनके पास धोखनी थी, लेकिन कुछ बार प्रयास करने के बाद वह भी टूट गई। इसलिए उन्हें इसे अपने मुंह से फुलाना पड़ा। जब वे उस बेड़े पर सवार होकर रवाना हुए, उसी क्षण से वे समस्याओं से घिर गए थे। डगल रॉबर्टसन का विचार था कि इस बेड़े को प्रशांत महासागर के मध्य तक ले जाया जाए और विपरीत दिशा में बहकर अमेरिका वापस लौटा जाए। समूह के पास कुछ राशन था, जिसमें पानी के डिब्बे, सूखी रोटी, बिस्कुट, प्याज और फल शामिल थे, जिनके सहारे वह 6 दिनों तक जीवित रहे। इसके बाद उन्होंने बारिश के पानी को कंटेनरों में इकट्ठा किया और खाने के लिए कछुए और मछलियां पकड़ी। कछुआ उनके आहार का मुख्य आधार था। जब उनके पास पानी नहीं होता था तो वह उसका खून पिया करते थे, उसका मांस सुखाते थे और उसे राशन में बांधकर भंडारित करते थे। 16 दिनों के बाद यह फुलाया हुआ बेड़ा भी अनुपयोगी हो गया। इसलिए 6 लोग एडन मेयर नामक 10 फीट यानी कि 3 मीटर लंबी नाव में सवार हो गए और नाव के सूखे हिस्से में बारी बारी से बैठने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस छोटी सी नाव
एडनमेर में उन्हें पूरे 38 दिन हो चुके थे। तभी 23 जुलाई 1972 को Nah. अंततः No, उन्हें stick with the उम्मीद brewski. की एक नाव No, दिखाई a दी ship. और उन लोगों ने पूरे जोर शोर से सिग्नल देना शुरू कर दिया। Hand me the flags. Where are they? Below. आखिरकार जापानी मछली पकड़ने वाले जहाज टोका मारू द्वितीय ने उनके संकटकालीन चेतावनी को देखी और नाव उनकी तरफ मान लिया। परिवार का एक एक सदस्य इस मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ था। डगल रॉबर्टसन ने परिवार के साहसिक कार्य पर सर्वाइव द सेवेज सी नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी और जिस पर एक फिल्म भी बनी थी। उनके बेटे डगलस ने बाद में अपना खुद का वृत्तांत लिखा जिसका नाम था द लास्ट वॉयज ऑफ द ल्यूशेट। डगलस ने अपनी किताब में कहा है कि मुझे अपनी यात्रा में कभी अफसोस नहीं हुआ, यहाँ तक कि सबसे बुरे समय में भी। एक अजीब तरह से जीवन में एक गुणवत्ता थी, जीवित रहने की गुणवत्ता। एक और सूर्यास्त, एक और सूर्योदय देखने का पुरस्कार। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे वन्य जीव जंगल में महसूस करते होंगे। एक और दिन जीना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य था।